Welcome, my dear students, class 9th, biology, and the chapter is fundamental unit of life. तो ये बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में पहला ही चैप्टर है, बट साइंस की बुक में देखिए तो 5th चैप्टर है. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ से शुरुआत होती है, फिर टिश्यू ग्रेड पे पहुँचेंगे, फिर डाइवर्सिटी पे पहुँचेंगे. यानी एक सीरीज़ है, एक जुड़ी हुई टॉपिक्स हैं. अगर आपको सेल नहीं समझ में आएगा तो टिश्यू को समझने में प्रॉब्लम होगी, और अगर आप टिश्यू को अच्छे से नहीं समझते हैं तो डाइवर्सिटी और फिर फर्दर स्टडीज़ अगर आप बायोलॉजी में अपना एम क्लियर करते हैं तो बहुत मुश्किल होगा. स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो कहानी शुरू होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की. अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया? फंडामेंटल का मतलब आप बेसिक भी समझ सकते हैं. फंडामेंटल का मतलब कि वो पार्ट जहाँ से लाइफ की शुरुआत होती है. दैट इज सिंपली यू कैन से दैट इट इज द बेसिक पार्ट, बेसिक लेवल ऑफ व्हाट? लाइफ. एंड लाइफ इज व्हाट? लिविंग कैरेक्टर्स में अगर आप ये बताना चाहें कि कोई चीज़ लिविंग है या किसी चीज़ में लाइफ है तो कैसे बताएंगे? आप सिंपली ये कहेंगे कि ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, इट डजंट मैटर कि वो क्या है. प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बड़ा पेड़ हो सकता है, छोटा पेड़ हो सकता है, छोटा आदमी हो सकता है, बड़ा आदमी हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट अगर वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है. If it responds to any of the external stimulus, it means it is living and hence that thing have life. यानी वो जिंदा है. अब जिंदा है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई, अब कोई ना कोई वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें लाइफ के कैरेक्टर्स भी होंगे और वो एक यूनिट की तरह होगा या सम ऑफ यूनिट्स होगा, मल्टीपल यूनिट हो सकता है. तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल चीज़ की बात कर रहे हैं. यानी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक चीज़ किसकी? लाइफ की. लाइफ की सबसे बेसिक चीज़ क्या होगी? सेल. व्हाट? सेल. कोशिका. द कोशिका. तो आपका स्वागत है द कोशिका पे और शुरू करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो the basic fundamental, or you can say the fundamental unit of life is cell. Cell is the fundamental unit of life. Life क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने की प्रोसेस को आप लाइफ कह सकते हैं, यानी कि वो चीज़ लिविंग है. कहानी शुरू होती है. अब ये फंडामेंटल यूनिट है तो जरूर इसकी कोई कहानी होगी, है ना? तो कहानी शुरू होती है रॉबर्ट हुक के एक्सपेरिमेंट से. वैसे तो रॉबर्ट हुक से शुरू हो रही है क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, बट ये कहानी तो हज़ारों लाखों साल पुरानी है ना? बहुत पुरानी है. सो शुरू करते हैं रॉबर्ट हुक की स्टोरी से. एनसीईआरटी बुक उठा दो बच्चों, फटाक से पेज ओपन करो, सामने रखो. अब मैं रीड करता हूँ. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. Cork is suitable, or you can say it is a suitable material to examine that. Now, what is cork? आप सोचेंगे ना cork क्या है? What is cork? Cork is a substance which comes from the bark of a tree. Okay. This was the year 1665. Which year? This was the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed simple microscope. Okay. So, my dear students, story begins with the Robert Hooke's experiment with the cork. Cork क्या होता है? पेड़ की छाल से मिलता है. वो जो पेड़ की छाल होती है ना, बाहर वाली, बार्क जिसको आप कहते हो ना, छाल.
तो उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, उसको कॉर्क बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? कॉर्क। तो टिश्यू है तो सेल से बनती है, इसीलिए तो हम फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहे हैं। जब हम फंडामेंटल यूनिट सीख लेंगे तो टिश्यू भी जान जाएंगे। ओके, वेरी गुड। सो रॉबर्ट हुक इन 1665 1665 में रॉबर्ट हुक वो पहले आदमी थे जिन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया और अपने ही बनाए सिंपल से माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया था। सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप, यानी रॉबर्ट हुक ने दो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए 1665 में। पहली चीज तो उन्होंने माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप को डेवलप किया, यानी डिस्कवर किया या बनाया, और दूसरा सेल की डिस्कवरी की। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत 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 एग्जाम में, है ना। वेरी गुड। सो ही सॉ, या हुक की बात करें तो हुक सॉ दैट कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो मिलता जुलता है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे रूम के जैसा, ठीक है, लिटिल कंपार्टमेंट्स। रॉबर्ट हुक कॉल्ड देम बॉक्सेस, these boxes as cells। रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये जो बॉक्स दिख रहे हैं मेरे को, छोटे छोटे बच्चे जैसे जो दिख रहा है, उसको सेल बोलते हैं। सेल, एक्चुअली सेल इज अ लैटिन वर्ड, या कहें तो लतीन वर्ड। अमेरिका के एक पार्ट में एक भाषा, एक बोली, एक लैंग्वेज है लैटिन। उस भाषा में सेल का मतलब होता है छोटा कंपार्टमेंट, लिटिल कंपार्टमेंट या छोटा रूम, लिटिल रूम। ओके, so cell is a Latin word for a little room। okay, now actually जो हुक ने देखा था अपने खुद के बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप से, जिस स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा था वो कैसा दिखता है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। आइए बनाते हैं। अब हेक्सागोन तो जानते हो ना, हेक्सागोन बनाओ, ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे, ये हो गया हेक्सागोन, ठीक है। फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे फिर ऐसे, एक और हेक्सागोन चिपक गया भाई, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एक और हेक्सागोन बन गया, फिर इसी तरह से ऐसे, और ये बन गया एक और हेक्सागोन। शानदार हेक्सागोन बनाते हैं आप लोग, बहुत ही जानदार, शानदार, जबरदस्त, शानदार, जानदार हेक्सागोन बनाते हैं। भारत माता की जय। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह से आप हेक्सागोन बनाते हैं, ठीक है, और ये हेक्सागोन बनते जा रहा है। पढ़ाई में बोर नहीं होना, मज़ा लेके पढ़ना है, आपको सब याद रखना है, कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई करने, बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, हम होंगे कामयाब। कौन कहता है कि बायोलॉजी बोरिंग होती है? मैं आपको बोर होने ही नहीं दूंगा, होने ही नहीं दूंगा। ओके, वेरी गुड। बना लिया भाई, मधुमक्खी का छत्ता तो बहुत सारा बन गया। तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, इस स्ट्रक्चर को देखा था। अब इसमें लग रहा है ना कि छोटा 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 लिटिल रूम, लिटिल रूम है ना, तो इसलिए उन्होंने बोला क्या, ये भाई सेल है, ये क्या है, सेल। तो ये जो लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं ये सेल है। सो हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन विच ईयर? 1665। हु डिस्कवर्ड द सिंपल माइक्रोस्कोप? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सिंपल माइक्रोस्कोप इन विच ईयर? 1665, है ना। सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। देखने में कैसा दिखता है? हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता। अब आप ध्यान से इसे देख लीजिए, आपको पता है अब साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है, तो हम लोगों ने देखा है कि सेल कैसी होती है। सेल ऐसी नहीं दिखती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, अगर प्लांट है तो वैक्यूल्स भी होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, राइबोसोम होती है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, क्या
बच्चों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी, किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने देखी थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने देखी थी 1665 में। एक्चुअल में ये सेल जो थी, ये एक डेड सेल की बात हो रही है। ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअल में डेड हैं। डेड है इसलिए इनमें से बाकी सारे कंटेंट बाहर निकल चुके हैं। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। सो आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे कंपार्टमेंट बने तो हैं और ये जुड़े हैं, यानी ये टिश्यू के फॉर्म में हैं। लेकिन अगर एक सिंगल यूनिट को बाहर करिए, सिंगल यूनिट कुछ इस तरह से, यानी जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, बिल्डिंग ब्लॉक जिसे आप कहेंगे, वो क्या है? सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मीन्स अ सिंगल सेल। A single cell, simple a single cell. So what is the fundamental unit of life? Cell is the fundamental unit of life, क्योंकि एक सिंगल सेल आगे की फंक्शन कर सकती है। अच्छा, अब लाइफ और सेल का कंपैरिजन करते हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि ये जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखी थी वो डेड सेल थी। तो सवाल ये, लिविंग सेल किसने देखी थी? कौन? वो अभी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए समराइज कर दिया है सेल का इंट्रोडक्शन, किसने पहली बार सेल खोजा, किसने लिविंग सेल पहली बार देखा, सब कुछ शुरू करते हैं। ओके, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम द सेल। वो लिविंग, डेड, ये आप बताएंगे। अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले। गुड। डेड सेल्स मतलब आप सिंपली कहिए कि किसी ने डेड या लिविंग कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल किसी ने अगर पहली बार देखा तो रॉबर्ट हुक थे। कब? 1665 में। यानी रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। और वो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो खुद रॉबर्ट हुक ने डेवलप किया था। इट वॉज सेल्फ मेड, ठीक है, सेल्फ डेवलप्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। He observed the cells in cork slice, और उसका स्ट्रक्चर अभी आपने मधुमक्खी के छत्ते जैसा बनाया है ना, with the help of primitive microscope made by himself, उन्होंने खुद बनाया था। तो 2 चीजें हो गई ना, रॉबर्ट हुक ने सेल भी डिस्कवर किया और सिंपल माइक्रोस्कोप भी डिजाइन किया या बनाया। ओके, अब मैंने आपसे पूछा था कि लिविंग सेल किसने देखा? ये तो डेड सेल हो गई, ये तो हमको पता चल गया। Anton von Leeuwenhoek is the person who first of all discovered the living cell. माइक्रोऑर्गेनिजम्स को उन्होंने देखा था पॉन्ड वाटर से, जो तालाब का पानी है उसमें से उनकी कुछ बूंदें रखी थी, और उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप को खुद से और डेवलप किया और थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया। सो it was Anton von Leeuwenhoek. It was who? Anton von Leeuwenhoek in 1674 with improved microscope discovered the free living cells. First time he discovered the free living cells. Living cells को देखा था in pond water for the very first time. In pond water for the very first time. क्लियर हो गया ना? एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, बट पहली बार लिविंग सेल एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। इन्होंने 1665 में डिस्कवर किया था सेल को, जबकि लिविंग सेल को सबसे पहली बार 1674, लगभग 9 साल के बाद देखा गया था। 9 ईयर का डिफरेंस है। हलवा पूड़ी नहीं बनाना, डिफरेंट डिफरेंट रखना बाबा। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इट वाज रॉबर्ट ब्राउन। इट वाज हु? द रॉबर्ट ब्राउन। इन विच ईयर? इन 1831। अरे बाप रे, 170 मतलब 170 साल का डिफरेंस, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। 150 साल के बाद किसी ने न्यूक्लियस को पहली बार देखा। लिविंग सेल तो कब की मिल गई, लेकिन न्यूक्लियस को सबसे पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, ठीक है। और अगर आप इनसे कंपेयर करें तो लगभग 200 साल के बाद
जो पहली सेल डिस्कवर हुई थी उसके लगभग 200 साल या 170 साल के बाद न्यूक्लियस को देखा गया, एंड इट वाज द रॉबर्ट ब्राउन in 1831 who discovered the nucleus in the cell. Okay, now it is Purkinje, another scientist known as Purkinje, एक और वैज्ञानिक जिनका नाम पुरकिंजे है। इन्होंने 1839 में एक टर्म खोजा और उसको कॉइन किया, यानी नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म किसके लिए उन्होंने दिया? पुरकिंजे ने ये नाम प्रोटोप्लाज्म नाम किसको दिया? सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड मटेरियल है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, एक्चुअल में उसके लिए उन्होंने पहली बार टर्म यूज किया प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सो इट इज द पुरकिंजे हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, मेमोरी में डाल लीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिए। ये मतलब आपके क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन दे लो, एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, इवन टीचिंग के कोई भी जॉब पे चले जाओ, ये क्वेश्चन आता है, बाबा बहुत आता है, बहुत परेशान करता है ना छोटा छोटा क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, मेमोराइज दिस वन। सो व्हाट द सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट। अब भाई सेल 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 की बात हो गई, सेल डिस्कवर हो गया, न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात हो गई। तो 1838 और 1839 में दो बायोलॉजिस्ट आए, एक सेल्डन और एक स्वान, और इन्होंने एक थियरी प्रपोज की जिसको सेल थियरी का नाम दिया गया। दोनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के थे, दोनों ने अलग अलग इसको प्रपोज किया था। सो यू कैन से अब इनकी बातों को मिला करके सेल थियरी कहा जाता है। सो द सेल थियरी वाज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट, स्लीडन 1838 एंड स्वान 1839। फिर दोनों को बाद में मिला दिया गया और स्लीडन एंड स्वान द सेल थियरी, फिर हम बाद में अब क्या कहते हैं, द सेल थियरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान, है ना। इन लोगों ने अलग अलग दिया था पर दोनों के कॉमन पॉइंट्स थे। भाई एक जने प्लांट पे काम कर रहे थे, एक एनिमल पे काम कर रहे थे, लेकिन दोनों की कॉमन पॉइंट्स थी, तो मिल करके कंप्लीट सेल थियरी बन गई। इनके अकॉर्डिंग, स्लीडन और स्वान के अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इन दोनों की थियरीज के हिसाब से all the plants and animals are composed of cells। जितने भी दुनिया में जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो सब किससे बने हैं? सेल से। एंड दैट द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी अगर ये सेल नहीं होता तो ना प्लांट होते ना एनिमल होता। इसीलिए That's why cell is the fundamental unit of life। चैप्टर का नाम, चैप्टर ने बताया I am the fundamental unit of life। कौन? सेल। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब सेल। हम किसकी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में? सेल के बारे में। चैप्टर ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, I am the fundamental unit of cell life, and that is cell। I am the fundamental unit of लाइफ, दैट इज सेल। तो यहाँ पे हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? सेल के बारे में। दैट्स व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फर्दर इनके कुछ साल के बाद 1855 में रडोल्फ विर्चो, है ना, आर विर्चो शॉर्टकट में यहाँ लिखा, रडोल्फ विर्चो आए और इन्होंने जो सेल थियरी इन लोगों ने दिया था, इसमें एक पॉइंट और जोड़ा कि आज की प्रेजेंट कंडीशन में, नाउ डेज, व्हाट सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने एक लाइन जोड़ा कि सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी आज वर्तमान कंडीशन में कोई भी नई सेल तभी बन सकती है जब पहले से कोई सेल प्रेजेंट हो, यानी मदर सेल अगर प्रेजेंट है तभी डॉटर सेल बनेगा। ये रडोल्फ विर्चो ने एक नया पॉइंट जोड़ा और सेल थियरी एक्सपैंड हो गई। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट यू कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप माइक्रोस्कोप के बारे में देखिए और उसके पार्ट्स को समझिए, क्योंकि माइक्रोस्कोप पढ़ना नहीं है हमें, बट आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसी की हेल्प से तो हम देखते हैं।
तो रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा, फिर उससे थोड़ा एडवांस किया माइक्रोस्कोप को, लेवेनहॉक ने देखा। फिर आज जो हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में नॉर्मल हम लैब में यूज़ करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कभी कभी लाइट माइक्रोस्कोप भी यूज़ होता है। फर्दर 1940 है ना, 1940 माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, तो 1940 हम कैसे भूल सकते हैं। ये वो साल है जब माइक्रोस्कोप की दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आ गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की शुरुआत यहाँ हो गई थी। आप कह सकते हैं नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बुनियाद यहाँ पे डाल दी थी। इतना ज़्यादा मॉडिफाई किया कि अब यहाँ के बाद हम इंटरनल स्पेस, अंदर की चीज़ों को देखने में भी सक्षम हो गए। बहुत कठिन टेक्निक थी, मॉडिफाई होते होते आज 2020 तक ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अब हम 3D स्ट्रक्चर्स को इजीली देख पाते हैं सॉफ्टवेयर टूल्स के मदद से। बट डिस्कवरी इज़ ऑलवेज ग्रेट, क्योंकि ये पहली बार होती है तो इसके लिए पूरा का पूरा ब्रेन और पूरी लाइफ लगा के लोग करते हैं। सो 1940 में जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब से सेल को देखने समझने का पूरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। डिफरेंट पिक्स मैं शेयर करूँगा, आप माइक्रोस्कोप को देख लीजिए। So this is about the introductory part of this chapter. Thank you very much. Next topics में हम आगे के parts को study करेंगे और समझेंगे, डिस्कस करेंगे। If you have any questions, please आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। Thank you very much.